इतनी हिम्मत बढ़ गई जो तू मुझसे जबान लड़ाने लग गई। कल तक तो मेरे ब्यूटी पार्लर में आके भिखारी के जैसे काम करती थी, आज मैंने एक काम बोला वो भी मना कर दिया। ए ले। इतना कहकर राघवेंद्र ने लता को 5वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। लता 5वीं मंजिल से गिरते हुए उसकी सारी हड्डियां टूट गई, उसके सर से खून निकलने लगा। वह जिंदा नहीं बची, लेकिन आखिरी शब्द उसने बोला, आपने ये ठीक नहीं किया मालिक, मेरी बेटी आपसे बदला जरूर लेंगी। लता का मरा हुआ शरीर उसके घर के बाहर लाके फेंक दिया गया। लता ने मरते मरते अपने तीनों बेटियों को सच्चाई बता दी कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। लता की तीनों बेटियां बहुत रो रही थी। उसकी बड़ी बेटी बोलती है, माँ क्या हो गया माँ, हम तीनों बहनें अनाथ हो गए, आप लौट आइए, ये सही नहीं हुआ, हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, हम लोग इसका हिसाब जरूर लेंगे उस मालिक से। लता की तीनों बेटियां लता से बहुत प्यार करती थी। उसके मरने के बाद उसकी तीनों बेटियों ने बहुत रोया। दरअसल लता की माँ उसके पिता के छोड़ जाने के बाद जब लता 3 साल की थी तब उसके पिता उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गए थे। तभी से उसकी माँ राघवेंद्र के ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। देखो लता, मैं तुम्हारा मालिक होने के नाते बता रहा हूँ, ये शहर का बेस्ट ब्यूटी पार्लर है, इसीलिए मेरे रूल से ही यहाँ सब कुछ चलता है। तुम्हें सुबह 7 बजे आना पड़ेगा और रात के 10 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा। लता बेचारी बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो बेचारी करती भी तो क्या करती, उसने चुपचाप राघवेंद्र का बात मान लिया। वह सुबह 7 बजे आती और शाम को 10 बजे घर जाती। वो बहुत रोती थी, लेकिन कभी भी अपनी बेटियों को एहसास नहीं होने देती थी कि उसके ऊपर कितना टेंशन है। बेटी, मैं तो दिन भर काम कर करके थकी जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम तुम तीनों बहनों को सिखा दूँ, ताकि जब मैं ना रहूँ तो तुम लोगों को कोई भी रोना धोना ना पड़े, अपने काम और अपने मेहनत से कमा सको। लता अपनी तीनों बेटियों को ब्यूटी पार्लर का काम डेली शाम को आके सिखाती थी। धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं और ठंड का मौसम आ जाता है। ठंड इतना पड़ रहा था कि ये लोग रह नहीं पा रहे थे। पूरा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा था। ये लोग बहुत दिक्कत में आ चुके थे। ये लोग जाए भी तो कहाँ जाए। माँ, यहाँ तो देख रही हो ना कितने बर्फ जम गए, कितना ठंडी लगता है। आप कुछ करो ना माँ, नहीं तो हम लोग ठंड से मर ही जाएंगे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है बेटा, तुम लोग चिंता मत करो, सुबह होने दो। मैं जाऊंगी मालिक के घर और उनसे कुछ पैसे मांगूंगी, जिससे हम लोग थोड़ा अपना घर बना सके। मालिक, मेरी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। गरीबी से मेरे बच्चे सो नहीं पाते और ठंड इतना है कि पूछो ही मत। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, रात को आना, मैं बात करूँगा और मैं पैसे भी दे दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ से घर जाओ, मुझे बहुत काम है। सुन ना लता, तू मुझसे शादी कर ले, तेरा पति भी तो तुझे छोड़ के भाग गया ना, तू तो इतनी सुंदर भी है, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, तुझे कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। नहीं मालिक, ये क्या बोल रहे हैं आप मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोच रहे हैं? आपका जो भी मनसा है मैं जानती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो आप चाहते हैं। तो प्लीज आप अपने मन को शांति रखिए और मुझसे दूरी बना के रहिए। अरे लता, इतना भी क्या शर्माना। इतना बोलने के बाद राघवेंद्र लता के एकदम करीब जाने लगा। लता को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। ए लो, तुम्हारा क्या मतलब था? मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो और मैं कुछ ना बोलूं। तेरी इतनी हिम्मत! इतना बोलकर राघवेंद्र ने लता को एक लात मारी और लता 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद तुरंत उसका देहांत हो गया। लेकिन आखिरी सांस गिनते हुए उसने अपने तीनों बेटियों को सारा सच्चाई बता दी कि उसके साथ आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ, और उसके मालिक ने उसकी जान ले ली। तुम लोग रो मत मेरी बहन। माँ, मैं आपके मौत का बदला जरूर लूंगी उस मालिक से। वो राघवेंद्र आखिर समझता क्या है हम गरीबों को। मैं खोलूंगी ब्यूटी पार्लर और मैं लूंगी उससे बदला आपके मौत का। देखो बहन, तुम लोग को तो पता ही है कि हमारे पास अब घर भी नहीं है। जो घर था मालिक उससे भी भगा दिया। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस बर्फ का घर बनाते हैं और इसी में हम लोग ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और माँ का सिखाया हुआ सारा काम तो हमें याद ही है। और तुम लोग भी मेरी मदद करवाओ इस बर्फ के ब्यूटी पार्लर को बनवाने में। और मैंने एक बात भी सुनी है, ठंडियों में बर्फ के घर अंदर से बहुत गर्म रहते हैं। हम लोग उसमें आसानी से रह भी सकते हैं और अपना ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। आज पहला दिन है, इसीलिए सारा काम फ्री का होगा। चलो हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं।
आइए मैम आइए, आज हमारे ब्यूटी पार्लर में फ्री का काम होगा, तो आप किसी भी बात का चिंता मत कीजिए, एक पैसा भी नहीं लेंगे हम लोग। आज हम लोग शुरुआत किए हैं, तो चलिए आप कुर्सी पे बैठ जाइए। इतना बोलने के बाद लता की छोटी बेटी उस महिला की मसाज करने लगती है। वो महिला कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि उस जिले के ऑफिसर की पत्नी थी, जो कि मसाज करवाने आई थी। वह तीनों बच्चियों से बहुत प्रभावित होती है। वाह बेटी, तुम लोग बहुत अच्छा मसाज कर रहे हो, इस दुनिया में तुम्हारा और कोई नहीं है। लेकिन चलो, मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में डेली आया करूंगी मसाज करवाने। ठीक है चाची, आते रहना आप बहुत ही अच्छी हैं। ऑफिसर की पत्नी, जिसका नाम था श्रेया, उन बच्चों से घुल मिल गई और डेली उनके ब्यूटी पार्लर में आती रहती थी। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। इधर उसके ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे लोग आने की वजह से राघवेंद्र का ब्यूटी पार्लर बंद होने लगा। अच्छा, तो यही है लता की बेटियां जिन्होंने बर्फ का ब्यूटी पार्लर खोल रखा है और हमारे ग्राहक भाग चुके हैं। सुनो मेरी बात, अगर तुमने ब्यूटी पार्लर बंद नहीं किया ना, तो मैं जिसे भी बुला के इनको खत्म करवा दूंगा और आग लगा दूंगा चारों तरफ। तो तुम लोग यहाँ से जल्दी अपना सामान ले होके भाग जाओ, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ करके तो दिखाओ, फिर हम भी दिखाते हैं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा। तुम क्या सोचते हो, मेरी माँ को मार दोगे और हमें कुछ नहीं पता चलेगा? हमें सब पता है। और रहा बात ब्यूटी पार्लर हटाने का, तो तुम कोशिश तो करो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। लता की गरीब बेटियाँ, तुम लोग को तो देख के दया आ रही थी, लेकिन तुम लोग तो बहुत घमंडी निकले। सोची थी तुम लोग को 1-2 रोटी दे दूंगी, लेकिन नहीं, तुम लोग तो बहुत घमंडी हो और बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। देखो, कल तुम लोग का ब्यूटी पार्लर तो खत्म ही हो जाएगा, फिर नाक रगड़ के रोती रहना यहीं पे। चाची आप आ गए? श्रेया चाची, वो लोग आए थे जो लोग बोल रहे थे कि ब्यूटी पार्लर को ढा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे चाची? और राघवेंद्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे पति ऑफिसर हैं। मैं अभी उनको फोन करती हूँ और यहाँ बुलाती हूँ। कल तुम लोग एकदम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारी चाची का वादा है। तुमसे हमसे बहुत ही गहरा रिश्ता बन चुका है, ये रिश्ता अब कभी नहीं टूट सकता। तुम लोग कल का इंतजार करो। ओहो लता की बच्ची, कल तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी ना, आज देखते हैं कि कैसे तू यहाँ पे जिंदा बचती है। हमने चारों तरफ पेट्रोल गिरा दिया है, अभी तेरा बर्फ का घर ऐसे पिघलेगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। और तेरी सारी ब्यूटी पार्लर का सामान मैं देख 2 मिनट में कैसे चलाती हूँ। श्रेया का ऑफिसर पति पीछे से छिप के सारा बात सुन रहा होता है। वह तुरंत आगे बढ़ता है और दोनों को इतना पीटता है, उसके बाद से उन दोनों को ले जाता है जेल और बोलता है, और कितना नीचे गिरेगा राघवेंद्र, तेरे खिलाफ कितने कार्रवाई हुए, लेकिन मैंने तुझे माफ कर दिया। लेकिन तूने इन नादान बच्चियों के माँ का ही कत्ल कर दिया, वो भी जिनके सर पे पिता का साया भी नहीं है। तू ऐसा सोच भी कैसे लिया? किसी को मार के तू जिंदा रह पाएगा? कानून भले ही अंधा होता है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। अब तू जाएगा जेल। लता, वो लोग तो चले गए जेल, अब मैं चाहता हूँ ये तीनों बेटियां हमारे साथ रहें, हमारे घर पे, क्योंकि ये भी तो अब हमारी ही बेटी हुई ना। इनकी जिम्मेदारी मैं लूंगा और मैं इनका शादी विवाह करूंगा और एक बहुत ही बड़ा ब्यूटी पार्लर खोलूंगा। तो क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तो कब का तुम तीनों को अपनी बेटी मान चुकी हूँ। चलो, अब हम लोग एक साथ एक घर में रहेंगे, एक अच्छे परिवार की तरह। बज रहे हैं, लेकिन ये बहू अभी तक सो रही है। बहू उठ जा, देख सुबह के 9 बज रहे हैं। उर्मिला की बहू नैना दरवाजा खोलकर बाहर आती है। ओफो मम्मी जी, सुबह के 9 ही तो बजे हैं। अरे अब क्या मैं थोड़ी देर सो भी नहीं सकती? आपको पता है पड़ोस में कमला आंटी है ना, उनकी बहू तो 10 बजे सोकर उठती है। दूसरों की बहू से मुझे क्या लेना देना। जब तू रात को मूवी पर जाएगी तो सुबह तो अपने आप ही देर से आँख खुलेगी। हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, आज संडे है इसलिए कल हम दोनों घूमने चले गए और मैं अकेली नहीं हूँ जो देर से उठती हूँ। इस घर के कलेश से तो ना मैं दुखी हो गई हूँ। और आप इस दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो सास बनी है। मेरी मम्मी भी सास बनी है, पर आज तक मैंने उन्हें भाभीियों के आगे ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना। क्या मजे से जिंदगी जीती है मेरी भाभी माँ। ओफो, लगता है सास बहू का सीरियल फिर से शुरू हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, आज का नाश्ता बाहर से ही ले आता हूँ। मोहित बाहर से नाश्ता लाता है, जिसे खाने के बाद उर्मिला घर के काम निपटाती है। फिर दिन के समय अपनी बहू से कहती है, नैना बहू, तू दिन के खाने में कढ़ी चावल बना ले, बड़े दिन हो गए खाए हुए। माँ जी, अभी तो नाश्ता किया है और फिर से खाना। ऐसा लगता है इस घर में खाने के अलावा कोई और बात ही नहीं होती है। अच्छा आप जाइए, मैं अपने आप बना लूंगी जो बनाना होगा। उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। फिर गुस्से में नैना अपनी माँ को फोन लगाती है। कहाँ फंस गई मैं मम्मी,
तुम कहती थी जो करना है शादी के बाद करना, शादी के बाद रात को घूमने जाना, लेकिन यहाँ तो शादी के बाद भी अपने पति के साथ मूवी नहीं जा सकते। सुबह के 9 बजे नहीं कि सब मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। और माँ जी, उनको तो खाना बनवाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। जिंदगी झंड हो गई है मेरी। हाय मेरी बच्ची, कहाँ फंस गई तू। और मैंने तो तेरी सास को इसलिए पहले ही कह दिया था कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, पर पता नहीं क्यों तू सती सावित्री बनकर रसोई में घुस जाती है। रहने दिया कर, कोई ना कोई बहाना बना लिया कर। तेरी सास अपने आप काम कर लेगी। तेरी सास का ना सारा दिन घर पर खाली रहकर दिमाग खराब हो जाता है। तू उसे भी क्यों नहीं कहीं अपने साथ किट्टी पार्टी या क्लब में ले जाती। वहाँ की मॉडर्न लड़कियों को देखेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं परसों जो किट्टी पार्टी है उसमें उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, खाना खा लेती हूँ। तुम इतनी जल्दी दिन का खाना खा लेती हो मम्मी? अरे इन बहुओं को ना कस कर रखना पड़ता है। मैंने तो बोल दिया है, मुझे दिन का खाना ठीक 1 बजे मिल जाना चाहिए। अगर ज्यादा ढील छोड़ दूंगी ना तो सर पर चढ़ कर नाचेंगी। इसलिए सुबह 5 बजे ही उठाकर इन्हें घर के काम में लगा देती हूँ। काम में बिजी रहेंगी तो अपने आप दिमाग यहाँ वहाँ घूमने और पार्टी करने में नहीं जाएगा। ये भी ठीक कहा मम्मी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, खाना भी बनाना है। नैना फिर वैसा ही करती है जैसा उसकी माँ ने उसे समझाया था। वो अपनी सास को अपने साथ किटी पार्टी में ले जाती है। हे भगवान, ये कैसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने। हे भगवान, ये तो बियर पी रही है, पत्ते खेल रही है। चल यहाँ से। ओह गॉड मम्मी जी, ये सब सोच मेरी माँ भी यहाँ होती ना तो वो कभी अपनी बहुओं को ऐसा नहीं कहती। मेरे मायके में देखना मेरी भाभियाँ कितनी खुश है। ऐसी बात है तो तू चल, घर चलकर बांध सामान और चल तेरे मायके। मैं भी तो देखूं तेरी माँ कैसे अपनी बहुओं को रखती। अगले दिन ही उर्मिला और नैना उसके मायके पहुँच जाती हैं, जहाँ उसकी भाभियाँ ननद की सास के पाँव छूती हैं। आप बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बहू, तू क्यों बनाएगी? तू यहाँ अपनी ननद और समधन जी के साथ बैठ, चाय नाश्ता मैं बना कर ले आती हूँ। ये माँ जी को क्या हो गया? नहीं, आप क्यों माँ जी, मैं लाती हूँ ना। कोई बात नहीं बहू, सब मिल बांट कर काम करेंगे तो अच्छा ही है ना। वैसे समधन जी, आपकी दोनों बहुएं पहले से कुछ कमजोर नहीं हो गई? वो क्या है ना, ये दोनों डाइटिंग पर ज्यादा रहती हैं। मैं तो दोनों को देसी घी डाल डाल कर देती हूँ खाने में, लेकिन ये है कि खाती ही नहीं। ये सुनकर दोनों बहुएं आश्चर्य से बड़ी बड़ी नजरों से अपनी सास को देखे जा रही थी। दरअसल नैना ने आने से पहले ही अपनी माँ को सारी बात बता दी थी, जिस कारण आशा अपनी बेटी की सास के सामने अपनी दोनों बहुओं को अच्छे से रख रही होती है। ये कैसा चमत्कार हो गया? कभी बीमारी में भी हमें 1 गिलास पानी तक ना पूछने वाली सास हमारे लिए चाय ले आई। चलो, इसी बहाने गर्म चाय तो पीने को मिलेगी। माँ जी, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, हम बना देंगे। अरे तुम दोनों क्यों बनाओगी? तुम दोनों को तो आज अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने जाना था ना, तो तुम दोनों तैयार हो जाओ, खाने का मैं देख लूंगी। मैं तो अपनी बहुओं को बिल्कुल नहीं रोकती टोकती बहन जी। अरे यही तो दिन है बच्चों के खेलने कूदने का। देखा मम्मी जी, मेरी माँ कैसे रखती है अपनी बहुओं को, और कितनी खुश है मेरी दोनों भाभियाँ अपने ससुराल में भी। उस रात नैना और उर्मिला वहाँ रुकती हैं। अगले दिन आशा की दोनों बहुएं सुबह सुबह उठ जाती हैं, लेकिन आशा उन्हें धमकाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है अपने कमरे से 10 बजे से पहले बाहर आने की। लेकिन अभी तो समधन सो रही होगी। तुम दोनों जल्दी से सारा काम निपटाकर अपने कमरे में सोने की एक्टिंग करना, समझी? दोनों बहुएं वैसा ही करती हैं। उर्मिला जब नाश्ते की टेबल पर आशा से उसकी बहुओं के बारे में पूछती है, वो दोनों तो 10 बजे सोकर उठती हैं। ये सुनकर उर्मिला हैरान रह जाती है। अब उसे लगता है शायद वही अपनी बहू के साथ सख्ताई बरतती थी। नाश्ता करके वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उर्मिला को याद आता है कि वो अपना फोन तो वहीं भूल आई है। वो फोन लेने वापस आती है तो आशा और उसकी बहू की बातें सुन लेती है। माँ जी, वो लोग चले गए क्या? हमने सारा काम 5 बजे ही कर दिया था, और आपके कहने पर ही अभी हम 10 बजे सोकर उठने का बहाना बनाकर बाहर आई हैं। अब आप प्लीज हमें डांटिएगा मत। तो आप मेरे सामने मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर काम करो, वरना हर बार जैसे तुम्हारी उंगली जलाती हूँ ना, इस बार भी जला दूंगी, समझी? तभी उर्मिला वहाँ आती है। पीछे पीछे नैना भी वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो ये सब एक नाटक था अच्छी सास बनने का। और तू नैना, तुझे तो मैं जालिम सास लगती थी, लेकिन देखा यहाँ तेरी माँ तो अपनी बहुओं को जला देती है। तेरी भाभियाँ सुबह 5 बजे की उठी हुई होती हैं और सारा घर का काम करती हैं, और एक तू है, इतना आराम मिलने के बाद भी रोती रहती है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। साथ ही आशा भी उनसे माफी मांगती है। अब नैना अपने ससुराल लौटकर अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है, तो वहीं आशा भी अपनी बहुओं पर अत्याचार कम कर देती।